नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और मैं हूं नीरज। पिछले हफ्ते मार्केट में एक हॉरर फिल्म जैसी थी। शुरू के 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को बहुत ही स्मार्ट रिकवरी हुई मार्केट में, लेकिन थर्सडे को एकदम डिवास्टेटिंग सेलिंग थी। मतलब कोई सेक्टर, कोई स्टॉक, कहीं छुपने की कोई जगह नहीं थी। उसके बाद शुक्रवार को फिर से मार्केट में अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन एंड में जाके वो फ्लैट सा बंद हुआ, थोड़ी सी कमजोरी के साथ। और पूरे हफ्ते का हम देखते हैं नंबर, तो जैसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं। जबकि पिछला हफ्ता बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बुरा गया होगा, क्योंकि मार्केट ने एकदम से जो रुख पलटा वो खतरनाक था। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सुनील जी के साथ हमेशा वीकली हम लोग डिस्कशन करते हैं कि लास्ट वीक क्या हुआ, उसकी बुनियाद पर आगे क्या हो सकता है। तो हमने देखा कि ये जो निफ्टी के नंबर आप देख रहे हैं 16 से 20 मार्च के हफ्ते में 0.2%, मतलब ऐसा लगे कुछ हुआ ही नहीं लास्ट वीक। जबकि एक समय ऐसा था जिस दिन निफ्टी 3-3% गिरे थे, एक दिन में गिरे थे। तो चूंकि हम पूरा वीकली ले रहे हैं, तो वो 3 दिन का और वो एक दिन का बराबर हुआ। तो ये सारे इंडाइसेस है, लेकिन माइक्रो इंडेक्स जो है निफ्टी माइक्रो 250, वो 1% ऊपर बंद हुआ है। कमाल की बात यह है। और आईटी में 0.4% की गेन थी वीकली बेसिस पे। बाकी सारे इंडाइसेस आपके सामने वीकली नंबर लिखे हुए हैं। अगर हम पूरे एक महीने में देखें पिछले, तो निफ्टी लगभग 10% कमजोर हो चुका है, 508.8%। ये हमने जब पिछली बार शो में दिखाया था एक महीने का, उससे स्लाइटली अप है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये ऊपर जरूर गए हैं। ये नंबर्स जो एफआईआईज के थे, ये तो वाकई नंबर काफी खराब दिख रहे थे, क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते में जोरदार बिकवाली की है एफआईआईज ने। सोमवार को तो 9,000 करोड़ की बिकवाली की उन्होंने, तो सामने 12,000 करोड़ की उन्होंने खरीदारी की। लेकिन 19 तारीख को यानी थर्सडे को 7,500 करोड़ उन्होंने बेचा, और हमारे जो डीआईएस थे वो सिर्फ 3,800 करोड़ खरीद पाए। तो यानी अब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि 29,000 करोड़ की, 30,000 करोड़ मान लीजिए एफआईआई की वीकली सेलिंग थी, और 30,600 करोड़ की उनकी बाइंग थी। तो अब लगभग मैच हो रहा है। और मंथली नंबर ऊपर लिखा हुआ है कि पूरे मार्च में 90,000 करोड़, इधर 96,000 करोड़। तो ये पूरी तस्वीर से 3 सवाल मेरे मन में उठते हैं कि क्या जो बढ़ते हुए तेल की कीमत है और वीक करेंसी है, करेंसी हमारी क्लोज टू 94 पहुंच गई है $1 के सामने, क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन है? दूसरा कि क्या मार्केट में भी और करेक्शन हो सकता है, क्योंकि करेंसी और क्रूड में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और तीसरा, क्या कोई सेक्टोरल थीम है जो इस बुरे समय में, जैसा कि वॉरेन बफेट सब लोग कहते हैं कि बुरे समय में ही ध्यान देना चाहिए, तो उसमें हम क्या ध्यान दें? इन 3 सवालों का हम जवाब लेंगे सुनील सर से। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीक की हॉरर फिल्म आपने भी देखी होगी। 3 दिन तो मजा आया, उसके बाद चौथे दिन एकदम से हुआ। तो पहले तो बताइए, एक पहले ब्रीफ समरी में बताइए लास्ट वीक में क्या हुआ, क्या ये? नहीं, लास्ट वीक में वो थर्सडे की बात जो थी, उसके पहले क्या थी, एक तरफ तेल का दाम थोड़ी स्टेबल दिख रही थी, करेंसी के ऊपर दबाव नहीं थी, तो एक अनड्यू प्रेशर नहीं था, क्योंकि प्रेशर तो उसके पहले हफ्ते में ही हो गया था। तो एक रियलिटी को एडजस्ट कर दिया था मार्केट ने टिल वेडनेसडे। थर्सडे को क्या हुआ, 2-3 चीज हुए। एक था फेड रेट का, रात को वो एक हॉकिश टोन वाज एंटिसिपेटेड बाय द एफआईएसओ, उनका सेलिंग में था। सेकंड हुआ एचडीएफसी का कांड, यस। जिसका स्पिल ओवर इफेक्ट आपको पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में दिखा, राइट। और तीसरा था कि एक, आप अगर डेली बाइंग की स्लाइड पे जाए एक बार, जो लास्ट वीक का था, आप देखेंगे उधर की, देखिए कि डीआईएस ने मार्च 16 को ही 12,000 करोड़ डाल दिया था। जैसे शुरुआत बहुत अच्छी थी, उसके बाद उनका बाइंग धीरे धीरे कम होता गया, और कोइंसिडेंटली मार्च 19 को देखिए, इट वाज हाफ ऑफ व्हाट एफआईएस वर सेलिंग। सो मेरे ख्याल में एब्सेंस ऑफ डीआईआई बाइंग लेड टू द फॉल, बिकॉज एफआईआई का सेलिंग तो रफली उस दिन थोड़ा ज्यादा था। प्रीवियस डे 2,700 7,500 हुआ था, मगर ऑन एन एवरेज एफआईएस का ये सेलिंग मंथली 90,000 है, 30,000 फॉर द वीक, 3 हफ्ते हुए हैं, तो इट इज रफली इन द सेम ट्रेंड। बट डीआईएस का ऐसा नहीं है। डीआईएस का क्या है, एक एग्जॉशन दिख रहा है। एग्जॉशन माने क्या ना, हर महीने एसआईपी बुक 30,000 करोड़ है, तो नेट फ्लोज भी 30,000 करोड़ के आसपास ही है, क्योंकि ओल्ड लमसम को रिडीम हो रहा है। तो 30,000 करोड़ ही महीने डीएमएफ को आ रहा है। उसके अलावा एलआईसी और इंश्योरेंस कंपनियां हैं,
और कुछ गिने चुने कॉर्पोरेट के इन्वेस्टर भी। तो डीआईएस के पास जनवरी और फरवरी में देखे तो 30 to 40,000 crores, 80,000 crores, 42 and 38 जनवरी एंड फरवरी में डीआईएस का बाइंग। तो उनका बाइंग भी फुल 2 months में जो हुआ वो यहाँ 20 दिन में हो गया। करेक्ट। एफआईएस की सिमिलर है, जो 2 महीने में उन्होंने सेल किया वो 20 दिन में सेल किया। बट एफआईएस का $800 billion का कॉर्पस है भैया इंडिया में, उसमें ये क्या है 1 or 2% है, पर डीआईएस के पास अनलिमिटेड कॉर्पस नहीं है। तो जो भी उन्होंने कैश बैलेंसेस बिल्डअप किए थे जनवरी और फरवरी की से बाइंग 40,000 crores करके, उसको इस्तेमाल कर लिया इस महीने में। तो जब आने वाले हफ्तों की बात करें कि जो करेक्शन, बिगेस्ट प्रॉब्लम इज फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ, बिकॉज फ्रेश फ्लोज आने तक पैसा उनके पास उतना बचा नहीं है, एक एग्जॉशन है। वन सेकंड बात क्या है, आपने भी पॉइंट आउट किया कि आपने माइक्रो कैप का परफॉर्मेंस, क्योंकि डीआईएस भी क्या करने लगे हैं कि अपना ध्यान डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, तो उनकी बाइंग भी उधर फोकस कर रहे हैं। सो नॉट एवरी लार्ज कैप सोल्ड बाय एफआईएस दे आर एबल टू बाई। बाद में एक स्लाइड है जहां पर हम डिस्कस करेंगे क्या खरीद रहे हैं। तो डीआईएस भी एक फोकस शिफ्ट कर रहे हैं कि वॉर के बाद वाली स्थिति, बिकॉज एक म्यूचुअल फंड मैनेजर सोचता है कि मुझे 3 से 5 साल की टाइम फ्रेम मेरे को रिटर्न डिलीवर करना है, तो आज उसमें कोई भी मुझे स्टॉक सस्ता दिख रहा है तो क्यों ना मैं आज उसको खरीदूं, रादर देन गो बिहाइंड की शॉर्ट टर्म में किसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, राइट। तो एक वो अप्रोच है कि पोर्टफोलियो, जो हम कह रहे थे पिछले शो में भी, कि आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से आप धीरे धीरे बाइंग करिए। तो डीआईएस भी वही कर रहे हैं। आप उनकी ओवरऑल पोर्टफोलियो एक मीडियम टर्म इंडिया भारत का भविष्य के ऊपर एक जो स्ट्रक्चर किया है, वहीं पे सभी स्टॉक्स गिर रहे हैं, क्योंकि मार्केट का ये सेल इंडिया है अभी, इट इज नॉट ओनली सेल ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स, करेक्ट। तो ये सेल इंडिया की स्टोरी के अंदर डीआईएस भी सोच रहे हैं कि अभी ये वॉर खत्म होने के बाद मेरी पोर्टफोलियो मैंने चुना था, मैं पोर्टफोलियो के भी बदल नहीं रहा हूं, तो उसी पोर्टफोलियो को अगर रिटर्न डिलीवर करना है तो वही स्टॉक्स अगर मुझे सस्ते मिल रहे हैं, क्यों ना मैं एवरेज करूं, राइट। ये एक सेट ऑफ फैक्टर्स है जो एक्सप्लेन करता है कि मार्केट में क्यों वो एक वी शेप्ड मूवमेंट हुआ। फर्स्ट 3 days अच्छा और लास्ट 2 days अप। और इसमें क्या हो गया कि वो फेड की बैठक के बाद क्या हुआ कि इन्फ्लेशन उधर हाई बता दिया फेड ने, हॉकिश होल्ड था इसका नाम, इस बार जो फेड ने किया हॉकिश होल्ड उसका नाम दिया है। तो नेचुरली यूएस में इंटरेस्ट रेट्स एक ही दिन में 13 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गए, 4.25% टू 4.38%। अब इससे क्या होता है कि एक इमर्जिंग मार्केट से ही पैसा निकल के डॉलर की डेट में जा रहा है, क्योंकि रिस्क फ्री मुझे 4.4% मिल रहा है, मैं क्यों जाके कहाँ पर रिस्क लूं, मेरे को रिस्क लेने के लिए मुझे 10-15% का रिटर्न चाहिए, नहीं तो मेरे को 4% विदाउट रिस्क का टैक्स मुझे मिल रहा है फ्रॉम यूएस। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है कि मनी हैज स्टार्टेड फ्लोइंग बैक टू यूएस, और इसका रिजल्ट कहाँ पे दिख रहा है आपको, डॉलर इंडेक्स में। DXY 100 पार कर चुके, अभी भी 99 के लेवल पे है, तो स्ट्रेंथनिंग डॉलर। तो इसका इंपैक्ट क्या है कि, और एक बात है, अब जो भी उधर मार्जिन ट्रेडिंग की तरह करते हैं, एफआईएस बोरो करते हैं, जो उन्होंने भी फ्लोटिंग रेट पे बोरो किया है, उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गई, राइट। तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गई तो उनको भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें दे हैव टू स्लो इट डाउन, ओके। तो दैट वाज द सेकेंडरी इंपैक्ट। और थर्ड इंपैक्ट हुआ करेंसी के ऊपर। इस बार डॉलर स्ट्रेंथनिंग के कारण रुपी वीकन हो गया। स्टैंड अलोन रुपी का वीकनेस तो उसके पहले ही था, थर्सडे फ्राइडे को सडन रुपी का वीकनिंग का कारण डॉलर का स्ट्रेंथनिंग था, क्योंकि डॉलर भयंकर अप्रिशिएट हो गया तो रुपी का वीकन। अब जब वीकन होता है तो एक एफआई के पोर्टफोलियो में वो करेंसी लेके उसको मार्क टू मार्केट करना पड़ता है ना, तो उसके कारण क्या होता है, आपको ऑटोमेटिकली मार्क टू मार्केट में लॉस आता है, तो उसका एल्गोरिथमिक सेल हो जाता है, क्योंकि एक स्टॉप लॉस बुक प्रॉफिट का एक उसकी जो लिमिट्स होती है वो बिकॉज ऑफ द करेंसी पार कर देती है, नॉट बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट एक्शन। तो अगर वो पार हो गया तो ट्रिगर होके एक सेल ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ फॉर्मूला जो कैस्केडिंग तरह से
जस्ट वन डिसीजन फेड का, और उसके अलावा एचडीएफसी बैंक की कांड ने उनको कॉन्फिडेंस हिला दिया पूरी बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, बिकॉज इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग मैसेज। जनरली हम स्टॉक रिलेटेड बात नहीं करते हैं, मगर इस बार मैं क्या बोलना चाहता हूं कि ये एचडीएफसी का कांड, देखिए अगर कोई फ्रॉड हुआ और उसको एडमिट कर लिया, राइट, जो भी जैसे इंडसइंड बैंक में हुआ तो हो गया, तो उसके बाद आगे की बात करें। ये बहुत एक कंफ्यूजिंग थिंग है कि वो चेयरमैन कह रहा है कि मुझे पर्सनली कुछ ये थी, बस देयर इज नो अदर प्रॉब्लम विद द बैंक करके रिजाइन कर रहा है वो। अब उतनी पर्सनली क्या है, और उन्होंने भी प्रॉम्प्टली एक्ट किया, मिस्टर मिस्त्री को हेड अपॉइंट कर दिया इमीडिएटली। नेक्स्ट डे इमीडिएटली उन्होंने एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस होल्ड करके बताया कि कोई नहीं है, दे गॉट आरबीआई टू कम इन सपोर्ट ऑफ द बैंक, राइट। इसके बावजूद एचडीएफसी बैंक के ना ही थर्सडे में गिरावट, फ्राइडे को भी गिरावट था, फ्राइडे को भी गिरा, करेक्ट। और कल रात को एडीआर जीडीआर में भी गिरावट है। यस, करेक्ट, दैट इज द एफआईएस आर नॉट बिलीविंग दैट अ सीनियर चेयरमैन इज रिजाइनिंग एंड यू आर नॉट कमिंग एंड सेइंग देयर इज नो प्रॉब्लम। सो उनके लिए क्या है कि व्हाट इज द इशू, बिकॉज दे हैव नॉट गॉट अ सैटिस्फैक्टरी आंसर। आई एम नॉट, मैं नहीं कह रहा हूं कि कुछ गलत हो रहा है उधर, मगर एक सफाई से क्या इश्यू था जिसके कारण एक इंडिपेंडेंट चेयरमैन को रिजाइन करना पड़ रहा है, राइट? उसका आंसर क्लियर नहीं है, और उसके कारण एडीआर जीडीआर में आईसीआईसीआई बैंक का भी पिटा है, वो भी पिटा है, स्टॉक भी पिटा है। तो मैं क्यों कह रहा हूं, तो दिस इज ऑल्सो कॉज फॉर द थर्सडे फ्राइडे कांड, बिकॉज बैंकिंग इज 30% ऑफ द इंडेक्स। करेक्ट। एंड फाइनल पॉइंट मेरा इसमें क्या है, it is not only about the numbers we have seen on FII selling, it is about the shorting. फ्राइडे को मैंने देखा निफ्टी फ्यूचर्स में 500 करोड़ का शॉर्ट था, मगर निफ्टी स्टॉक्स में 2500 करोड़ का शॉर्ट लिया है, राइट। और वो कौन सा स्टॉक में लिया होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो सबको मालूम। सर यहाँ पे जो कि बात हो ही गई एचडीएफसी की, तो मैं एक सवाल और पूछ लेता हूँ आपसे। अतनु चक्रवर्ती ने जब रिजाइन किया तो उनका मतलब हमने 11:30 बजे रात में देखा और मैंने उसको ट्वीट भी किया, तो उसमें जो उन्होंने लाइन लिखी थी कि वैल्यूज मेरी वैल्यूज से मैच नहीं कर रही, इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ, सिंक में नहीं है। अगले दिन अतनु चक्रवर्ती ने उसको क्लैरिफाई कि अतनु ने किया, मतलब किसी चैनल पे उन्होंने जाके बोला कि नहीं मैंने जो लिखा सिर्फ उतना ही है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये डाउट होता है कि ये बयान उनसे दिलवाया गया है। आप इतनी बड़ी बात बोल के इतने प्रेस्टिजियस बैंक से रिजाइन करके आ रहे हैं और फिर आप बाहर निकल गए, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा कुछ पर्सनल था। तो ऐसा लगता है कि एक सस्पिशन क्रिएट हो गया। आप ना एक भारतीय की तरह बात नहीं कर रहे, आप एक एफआई की तरह बात कर रहे हैं सर यही एफआई के मन में है कि एक इतना गंभीर प्रॉब्लम की रिजाइन करना पड़ा और अगले दिन कहो कि बिजनेस ठीक ठाक है। हाँ, ये क्या मतलब हुआ? चाय के लिए, कॉफी के लिए मिल रही हुई थी क्या? नहीं, वही बता रहा हूँ। और यही सोच क्या है बताऊं मैं, कि ये है कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों रिजाइन करता है। आप चुपचाप भी बैठ सकते हैं ना, क्या है, आपको डर है कि कल आरबीआई आपके ऊपर एक्शन क्यों ना ले, कि आपको पता हो कि ये चला, इसलिए अभी रिजाइन कर दिया, तो यू कैन नॉट ब्लेम मी फॉर इट। समझ रहे हो आप? सो ही इज बिल्ट अ डिफेंस फॉर हिमसेल्फ कि मैं रिजाइन कर दिया। अब मैं आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर द बैंक, और शायद आरबीआई से भी उनको फोन आया होगा, बिकॉज आरबीआई ने इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस किया, बिकॉज एचडीएफसी बैंक इज टू बिग टू फेल। सी एग्जैक्टली, आरबीआई हैज टू कम एंड सपोर्ट इट, देयर इज नो चॉइस। ओके, जैसे फ्यू इयर्स अगो, आपको याद होगा ना, 10 साल पहले शायद, वो आईसीआईसीआई बैंक के बारे में एटीएम में गुजरात में पैसा नहीं था, तो इमीडिएटली रिजर्व बैंक क्लैरिफाइड देन आल्सो कि देयर इज इनफ एडिक्वेट लिक्विडिटी। तो ऐसे बड़े बैंक में कोई दिक्कत होती है, दे हैव टू सपोर्ट। सो आई हैव नो प्रॉब्लम विद आरबीआई's एक्शन, बट एफआईएस को क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है वो हमें पता लो, ताकि हम अकॉर्डिंगली जज करें। अगर नहीं पता होगे तो मैं क्यों रिस्क लूं, मैं बेचूंगा। करेक्ट, तो मैं एकदम एग्री। करेक्ट। तो द पॉइंट इज दैट वी स्टिल डोंट नो द रियलिटी। रूमर्स बढ़ रहे हैं कि द सेलिंग प्रैक्टिसेस जो एचडीएफसी बैंक में करते थे, उसके ऊपर ही इज नॉट हैप्पी विद देयर एग्रेसिव थिंग, बिकॉज ही इज थोड़े ब्यूरोक्रेटिक ओल्ड टाइप के। तो अगर वो डिस्काउंट के कारण
आप तो एमडी नहीं है, आप चला नहीं रहे बैंक। बैंक एज लॉन्ग एज रेगुलेटरीली क्लीन, कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है, कोई मिस सेलिंग नहीं कर रहा है, तो व्हाई शुड यू रिजाइन? You can also, you can resign as chairman and remain on the board. Right. If you feel chairman के ऊपर ही आता है तो इसमें ठीक है, मैं ये इतना एक्सटेंट तक नहीं जाऊंगा कि दाल में कुछ काला है, मगर दाल टोटली पीला भी नहीं है। आई एग्री सर, मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखिए टू बिग टू फेल वाली कैटेगरी में आता है, इसलिए आरबीआई को सामने आना पड़ा, पूरा सिस्टम उसको सपोर्ट कर रहा था। कोई दिक्कत नहीं, मेरा कोई आरोप भी नहीं बैंक पर, ना मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं, लेकिन मेरे एज ए जर्नलिस्ट मेरा ये सवाल हमेशा रहेगा कि अतनु का स्टेटमेंट अगले दिन चेंज क्यों हुआ, और जो पूरी कॉन कॉल सुबह 9 बजे की पूरे बैंक ने मिल के केकी के साथ मिलके उस पर सिर्फ ये बात कही जा रही है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे तो क्यों रिजाइन किया यार? कोई आदमी कॉफी मशीन के लिए थोड़ी रिजाइन कर देगा, इतनी बड़ी पोस्ट हो, इतने बड़े बैंक से, तो वो थोड़ी क्लैरिटी आनी चाहिए। अदरवाइज फिर देखिए उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने अपने एक बड़े सीनियर बंदे को निकाला और कल उसका रिजाइन हुआ। राइट, तो अब मतलब धीरे धीरे चीजें, वो 81 बॉन्ड्स के बारे में, ATM तो वो भी अब धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आएंगी, तो लोग जर्नलिस्ट हमेशा क्या सर सस्पिशन में डॉट कनेक्ट करने लगता है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई डॉट कनेक्ट करे, तो आप क्लैरिटी के साथ फिर सारी चीजें बताइए। तो खैर एनीवे, अब ये तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन एफआई ने उसको बेचा तो है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। अब आते हैं इस पर जो बढ़ते हुई तेल की कीमतों और कमजोर होती हुई करेंसी का जो असर होने वाला है। तो यहीं पे देखिए, कुछ हफ्तों पहले आरबीआई गवर्नर ने आके कहा कि इकोनॉमी एक गोल्डीलैक्स सिनेरियो में है। यस, गोल्डीलैक्स। अब उस वक्त पे जब उन्होंने वो कहा था, इंडो यूरोपियन ट्रेड डील भी साइन हो रही थी, इंडिया यूएस ट्रेड डील साइन, और हमने भी अपने शो में कहा कि मार्केट लाइफ टाइम में पहुंचेगा, राइट? क्योंकि जब आरबीआई गवर्नर ही कह रहा है कि गोल्डीलॉक्स सिनेरियो है, तो अब क्या, तो नोबडी एंटिसिपेटेड दिस वॉर। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हम सब बातें करते हैं, अब मार्केट दिस वीक, मार्केट नेक्स्ट वीक, अब कौन सा कि ट्रम्प के मन में घुस के भी हम उसको वी कैन नॉट से कि ये ऐसा होगा ना। तो लुक एट दिस, रिजर्व बैंक का गवर्नर कह रहा कि गोल्डीलॉक्स सिनेरियो, और बस 2 हफ्ते में पूरी एकदम से हवा निकल गई, राइट? क्योंकि ये जो 2 ट्विन प्रेशर हुआ है ना, एक तरफ तेल का दाम, अभी मैं 105 लिख रहा हूँ, आज पता नहीं आज क्या 112 आ गया, 112 सर, 112 तो ये 115 105, तो वो हर दिन क्या होते हैं, वो एक दिन ट्रम्प बोलता है कि मैं अलाउ करूंगा ऑयल को, तो तेल गिरती है, फिर वो ट्रूप्स को भेज रहा है तो वापस बढ़ती है, तो अटैक, तो 105 भी ले लेंगे, और रुपी भी 94 मान लीजिए, क्योंकि आरबीआई ने अलाउ कर दिया, आरबीआई के मन में भी ओके लेवल है करके उन्होंने भी डिफेंड नहीं किया, राइट, रुपी को। तो ये ट्विन डेफिसिट का प्रेशर क्या होता है कि स्ट्रेट अवे करंट अकाउंट डेफिसिट में आपको 1% से 2 to 2.2% चला जाएगा। तो इसका इमीडिएट इम्पैक्ट फिस्कल डेफिसिट और सब्सिडीज में भी आ सकता है, बिकॉज ये तेल के दाम को आप कैसे कस्टमर को पास ऑन करने वाले हैं, या ऑयल मार्केटिंग कंपनी को पास ऑन करेंगे कितना, और फिर एक्साइज ड्यूटी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तो क्या हो सकता है फिस्कल डेफिसिट के ऊपर। मगर ये कॉस्ट 3.6 लाख करोड़ एनुअली है इंडियन इकोनॉमी को भुगतना। वो किस तरह उसको अकाउंट करते हैं, किसके बैलेंस शीट में वो जाता है, वो बात अलग है, बट एज एन इकोनॉमी ये इम्पैक्ट है, आइदर इट्स ऑन ईपीएस ग्रोथ, और इट्स ऑन इन्फ्लेशन, और इट्स ऑन कंट्रीज फिस्कल डेफिसिट। इसको छुपा नहीं सकते ना, ये कैश लॉस। अब दिखाना इधर 1 करोड़, इधर 1 करोड़, 1 लाख करोड़, ऐसा स्प्रेड करके दिखा सकते हैं, मगर अल्टीमेट इकोनॉमी को भुगतना पड़ेगा ये कॉस्ट, दैट इज अ गिवन। सो इम्पैक्ट ऑफ द वॉर है कि सिग्निफिकेंटली इस साल का हमारा गवर्नमेंट का बैलेंस शीट और गिने चुने कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट में उसका असर जरूर दिखेगा, और ये डेफिसिट का इम्पैक्ट आपको करेंसी के ऊपर भी दिखेगा। सर एक क्वेश्चन, एक छोटा सा, ये जो कैलकुलेशन है 1 to 2.2% तक वाला, ये हम मान के चल रहे हैं कि $100 का बेस प्राइस, एवरेज प्राइस $100 हम लेके चल रहे हैं, 105। हाँ करेक्ट, क्योंकि हर $10 का एक इम्पैक्ट होता है, $14 बिलियन। करेक्ट।
हाँ। बट यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि करेंटली जो स्पॉट प्राइस है $156 की हम पे कर रहे हैं, दैट इज द क्रक्स हियर सर। ये हमारी जो इंडियन क्रूड बास्केट है वो अगले स्लाइड में 156। है वो। चलिए अगले अगले स्लाइड में आते हैं उसको। ओके सर। तो फर्स्ट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में अगर गवर्नमेंट ने ये पास किया तो 5% ब्रीच कर सकती है, तो आरबीआई का रेट कट भूल जाओ। और नहीं ऑब्जर्व कर दिया तो फिस्कल डेफिसिट 4.9 हो सकता है। ओके। और इसमें जैसे आपने बताया ये इंडियन बास्केट की बात, हमारी एक्चुअल प्राइस ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट एंड वो सब, और रशिया भी आज प्रीमियम मांग रही है। यस। डिस्काउंट की बात छोड़ो, सब जो भी तेल दे रहे हैं तो प्रीमियम मांग रहे हैं ना, तो नेचुरली इट इज द $156 बिलियन कॉस्ट, उसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। बट मैं लेट अस नॉट जंप टू इट बिकॉज अल्टीमेटली हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर अगर कब्जा कर लिया अमेरिका एंड इजराइल ने तो तेल का दाम गिर सकता है। तो इसका एक नेगेटिव स्टोरी को वी नीड नॉट टेक इट स्ट्रेच इट टू फॉर। मेरे ख्याल में नॉट मोर देन 3 months विल दिस लास्ट। जो भी चीज होगा 3 महीने के अंदर ये, और 3 महीना, अभी तो 1 महीना ऑलमोस्ट हो गया है ना, 28 फरवरी को किया ना, तो ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, तो समझिए और 3 महीने के अंदर डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। तब तेल विल कम बैक बट मे नॉट बी टू 65 लेवल, टू मे बी टू 80-85 लेवल। तो डेफिनेटली देयर विल बी सम लास्टिंग इंपैक्ट बट एट $85। और ये वही, ये तो आज की कॉस्ट है। तो आज ये क्यों नंबर मैंने डाला, बिकॉज एफआईएस इसको देख रहे हैं। यस। ये देखकर इंपैक्ट, बिकॉज उनके लिए क्या है ना, गवर्नमेंट सब्सिडी देके रिटेल पेट्रोल प्राइसेस को कंट्रोल कर सकती है, राइट, बट यू कैन नॉट कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ इनपुट फॉर अ पेंट कंपनी, कैन नॉट कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ इनपुट फॉर अ टायर कंपनी, यू कैन नॉट, एविएशन फ्यूल का थोड़ी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी प्राइस, राइट, अल्टीमेटली इट विल बी बोर्न आइदर बाय द एयरलाइन मेकिंग मोर लॉसेस और एयर फेयर्स गोइंग अप। तो कहीं ना कहीं इसको छुपा नहीं सकते ना। वो सलमान खान का डायलॉग याद है ना आपको, दबंग में या किसी और पिक्चर में, मैं इतने आपके छेद करूंगा कि कहां से आता है कहां से जाता है पता नहीं। ऐसा होगा ना, ये कहीं पे आप छुपा नहीं सकते, किसी और पे वो दिखेगा ना, राइट। सो दैट्स द इम्पैक्ट। तो डेफिनेटली मैं ये चीज कहूंगा, और भी ये 105 लेवल का जो प्राइस है और 94 का करेंसी है, मार्केट रिएक्शन में वो ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है करीबन। तो वही मैं कह रहा हूं, इससे और वर्स हुआ नहीं तो ये तो उन्होंने शॉर्ट करके बेच कर सब कर दिया है, ये तो अभी दाम में है। मेरे ख्याल में अभी ये कंटिन्यू होते हुए इकोनॉमी पे ऊपर इंपैक्ट आएगा बट मार्केट के ऊपर उतना नहीं आएगा, बिकॉज ये बैड न्यूज ऑलरेडी दाम में एफआईएस ने ले लिया है, वो तुरंत एक्ट कर ले। तो ये चीज है कि अगर यहाँ पे स्टेबलाइज हो गया ऑयल और करेंसी भी वहां पे स्टेबलाइज हो गई तो उतना बुरा इंपैक्ट आपको मार्केट के ऊपर नहीं दिखेगा, मगर इकोनॉमी का इंपैक्ट और सेक्टर स्पेसिफिक जो इंपैक्ट्स होंगे वो आके नेचुरली उन सेक्टर्स के ऊपर इंपैक्ट करेंगे। बट ओवरऑल मार्केट का एक इंडिया सेल इंडिया वाली बात इससे और आगे नहीं बढ़ेगी, बिकॉज ये लेवल पे ऑलरेडी करेक्शन जो हो चुका है, आपने देखा ना 1 महीने में 10% निफ्टी का करेक्शन हो चुका है और ये सब, तो उस वो इट्स मोर और लेस एडिक्वेट। सो आई वुड नॉट से कि अनलेस इससे और भी सिचुएशन वर्सन होती है वॉर का, जैसे अभी एक गैस फील्ड पे दोनों तरफा वॉर हुआ, अब इजराइल, ट्रम्प कह रहा है कि इजराइल से मैंने कहा कि इसके बाद गैस पे अटैक मत करो, मगर मुझे साफ साफ इजराइल ने माना कि नहीं माना पता नहीं माना सर। उसके बाद फिर हमले हो रहे हैं दोनों साइड से, ये भी कर रहा है वो भी कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, सो वी हैव टू वेट। एंड द प्रॉब्लम इज आजकल जो एनालिस्ट की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं ना तो आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई कह रहा है $200 का, कोई कह रहा है ये कुछ कच्चा कुचा कुछ भी कह रहे हैं। तो इसीलिए आज वो ओपिनियंस है, जितने लोग हैं उतने ओपिनियंस है। तो मगर मेरा मानना है कि इसके लेवल पर आएगा तो मार्केट एक रेंज बाउंड वॉलेटाइल मार्केट रहेगी, मगर रेंज बाउंड रहेगी।
और इसका आपने कल सर्विंदर से भी बात किया होगा कि कहाँ पे पुट्स और कहाँ पे कॉल्स हो रही है, तो बिटवीन 23 to 24 मेरे ख्याल में लग रहा है कि मार्केट का मूव। करेक्ट। सर्वेंद्र ने क्या क्या मुझे पता नहीं, मगर सर्वेंद्र का ये कहना है कि अब रिस्क रिवॉर्ड सेल साइड में नहीं रह गया है और मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकता है। करेक्ट, तो वही मैं कह रहा हूँ, वो एक बैंड में है, बिकॉज पुट्स एंड कॉल्स का भी ये देखा आपने कि वो वही पे दिख रहा है कि कहाँ पे पुट हमने जो लास्ट वीक 3 सिनेरियो पेंट किए थे, क्या हम लोग सेकंड सिनेरियो की तरफ बढ़ पाए चले हैं क्या? कौन सा था वो, याद कीजिए, याद दिलवा दिए मुझे। हम लोगों ने एक 3 सिनेरियो बनाया था कि 85 से $95 के बीच में क्रूड रहता है, करेक्ट, 100 से 110 वाले में जाता है, फिर 130 वाले। तो क्या हम लोग अभी सेकंड सिनेरियो में आ गए हैं सर? सेकंड में आ गए ना, बिल्कुल ना। यस, और हमने सिनेरियो में डॉलर का भी लिखा था, यस, करेंसी का भी लिखा था। सेकंड सिनेरियो में 93 से 95 थी, वो आ गई है एग्जैक्टली, मतलब मैच कर रहा है, वो मैच कर रहा है। यस। करेक्ट। तो अब क्या है कि यही जो एफआई का जो मूवमेंट है, तो ऑयल और करेंसी के रिलेटेड ही उनका सेलिंग रहा है, बिकॉज ये इंडिया का रिस्क को फैक्टर कर रहे हैं। That's what I wanted to show. जनवरी और फरवरी में देखिए 35,000 करोड़ का सेलिंग था जनवरी, फरवरी में 37,000 करोड़ का बाइंग था, और इस महीने 90,000 करोड़ का सेलिंग हुआ है। तो क्लियरली उनके लिए ये आउटलुक ऑफ द रुपी और आउटलुक ऑफ द ऑयल, यही इंपॉर्टेंट है। तो अगर उनको वॉर वर्सन होते दिख रहा है और तेल 120 जाएगा तो और भी बिकवाली होगी। तो दैट्स व्हाई हमें ट्रेंड को ट्रैक करना चाहिए तेल के दाम का, राइट। और कहाँ पे उन्होंने बिकवाली करी, जैसे क्या सबसे हेवी वेट था 31,000, बट इसे डरिए मत, बिकॉज ये 30% ऑफ द इंडेक्स है। करेक्ट, करेक्ट। तो ये 31,000 नंबर बड़ा दिख रहा है, मगर अगर इफ यू आर सेलिंग इंडिया तो यू हैव टू सेल 30% बैंकिंग ना, और उसके ऊपर इसमें HDFC बैंक का वो कांड आ गया। तो वही है, मगर उसके अलावा देखें तो एक्चुअली वो कैपिटल गुड्स और पावर मेटल्स में बाइंग कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे थ्रेड में लेके जाना है, याद रखिए। इस बिकवाली में भी FIIs है, कैपिटल गुड्स और पावर एंड मेटल्स में नेट बायर्स हैं। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मन में रखना है, कैपिटल गुड्स एंड पावर एंड मेटल्स में बायर है। यस, राइट। अब ये है DIS की बाइंग। तो DIS ने भी जितना हो सके सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सर्विस ने, उन्होंने बेचा, इन्होंने खरीदने की कोशिश की। ओके, राइट। 92% करीबन उन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया, 31,000 वर्सेस 28,000, राइट। कैपिटल गुड्स का नंबर मुझे DIS का नहीं मिला, तो इसलिए नॉट अवेलेबल मैंने नहीं लिखा है। मगर ऑयल एंड गैस में देखिए कि -230%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 460%, दैट इज मच मोर देन FI सेलिंग, दे आर बाइंग। 100 के ऊपर गया। तो क्लियरली उन्होंने ऑयल एंड गैस में क्या है, अपस्ट्रीम ऑयल जो है रिफाइनरी मार्जिन्स में बेचा उन्होंने, मगर ONGC की तरह जो अपस्ट्रीम कंपनीज है उनमें खरीदारी की। तो एनर्जी का ये होगा। IT में बिकॉज करेंसी वीकनिंग के कारण उनको एक सेफ्टी अभी दिखा इसमें, बिकॉज उनके रुपी EPS में पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है ना। तो इसलिए DIS ने इस हफ्ते 5,000-6,000 करोड़ का IT में बाइंग किया है। ओके, और ऑटो में भी उन्होंने 4,000। तो डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स में उन्होंने अपना स्प्रेड किया है सेक्टर वाइज DIS का, राइट। तो अब अगले स्लाइड में आएंगे, तो ये है स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वेशन ऑन FI फ्लोस, जैसे वो नंबर्स थे उधर। तो 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। एक है व्यवसाय में एग्जिट, वो डायरेक्टली, क्योंकि लार्ज प्राइमरी एग्जिट डोर है। जब इंडिया बेचना है तो लिक्विडिटी उसी स्टॉक्स में है ना, तो इंडिया बेचना है तो बैंकिंग को बेचते हैं, राइट। तो ये करेंसी डिप्रिसिएशन, और मैंने HDFC का इसमें लिखित में नहीं लिखा, वो फैक्टर भी है। ओके, मैंने राइटिंग में आई डिडंट वांट टू कमिट के HDFC के कारण FI ने बेचा, फिर कल कोई ऑब्जेक्ट कर सकता है कैसे कह रहे हैं, बट वी ऑल नो दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर। ऑयल एंड गैस में डाइवर्जेंस, जैसे मैंने कहा, क्योंकि कंटेंट था आउटफ्लो, बिकॉज सम FIs आर होल्डिंग ऑन टू अपस्ट्रीम कंपनीज लाइक ONGCs व्हाइल एग्जिटिंग OMCs। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच होता है उधर। यस,
तो ये ऑयल एंड गैस में एक डाइवर्जेंस है, और हेड सेक्टर्स उनके लिए कैपिटल गुड्स और मेटल्स है, बिकॉज मैक्रो हेडविंड्स के बावजूद बॉटम अप कन्विक्शन इन इंडियाज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये लाइन याद रखिए, मैं बाद में इसके ऊपर आऊंगा, ओके। और फिर अब नेक्स्ट में डीआईएस का स्ट्रैटेजी क्या है, हैंड ओवर इन फाइनेंशियल्स, क्योंकि जब उन्होंने बेचा फाइनेंशियल्स, इनको भी कंफर्ट लगा उधर, तो ये टेम्पररी है रुपये का इम्पैक्ट करके, बैंक्स आर स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया, तो डीआईएस भी खरीद रहे थे। ओनली थिंग इज थोड़ा स्मार्टली किया, गिरने के बाद जाके खरीदा, इसलिए बैंक इंडेक्स में थोड़ी इम्पैक्ट आई, मगर नेट नेट it could have been much worse if DIS had not bought it. Okay? और फिर सेक्टरल सेम ऑयल एंड गैस जैसे एफआईएस की तरह, तो इनकी भी डिस्कनेक्ट थी, क्योंकि डोमेस्टिक वर्ल्ड के हाई क्रूड प्राइसेस विल बेनिफिट अपस्ट्रीम सेम, एंड अल्टीमेटली उनका बिलीफ है कि ओएमसीज में बाइंग कर रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम में आपने बताया कि आईओसी के शेयर में क्यों ऐसी डिफरेंस हो रही है, बिकॉज उनका बिलीफ है कि ओएमसी को इवेंचुअली रिलीफ गवर्नमेंट के, तो ऑयल बॉन्ड्स की तरह रिलीफ आ जाएगी। Yes. ये शेयर्स का एक कॉन्फिडेंस है, इसलिए वो खरीद रहे उधर। ओके, whereas foreigners are not, foreigners are saying refining margin पे definitely impact रहेगा, तो they are being safer to sell it, but यहाँ पर DIS खरीद रहे हैं। और IT सर्विस में they are buying because of the currency का margin tailwind, जो उनको एक बफर लगता है, because anyway US led growth slowdown हो गया तो IT के लिए डाउन होगा बिजनेस, बट ये करेंसी डिप्रिसिएशन को एक पॉजिटिव मानकर DIS ने उधर खरीदारी की। तो ये एफआईएस और DIS की थॉट प्रोसेस मैंने समराइज किया है इन टर्म्स ऑफ हाउ दे आर एक्टिंग। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे, तो ये मुझे इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया उधर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स में खरीदारी कर रहे हैं, राइट, मगर उससे भी हैरानी वाली चीज देखिए, यहाँ पर मैंने ग्रॉस परचेज ग्रॉस सेल्स के नेट को लगाया उधर, और सोचिए 43% ऑफ FII मनी वर बायर्स। ये आपने लास्ट वीक बताया था। हाँ, ये तो मैंने डेटा निकाल के डेटा सामने डाला है। yes. क्या मेरी बात है, मैं कह रहा हूं कि लॉन्ग टर्म एफआईएस इस मौके पे खरीदारी कर रहे हैं भैया, जिसको और कौन से सेक्टर में कर रहे हैं आपने भी वो देखा। यस, जो इंडिया की फ्यूचर, यानी वो भी उनको भी देख रहे हैं कि बियॉन्ड द वॉर एक लॉन्ग टर्म पेंशन फंड का 10 साल का आउटलुक है। उसने पहले ही पोर्टफोलियो बिल्ड कर दिया, एक बिल्ड इंडिया पोर्टफोलियो कर दिया उसने, इंडिया का फ्यूचर भविष्य देखकर। अब उसी स्टॉक में करेक्शन आया तो वो एवरेज कर रहा है अपना होल्डिंग को, राइट। तो एज अ रिटेल निवेशक आपको भी वैसा फॉलो करना चाहिए, यही मेरे कह रहा हूं। क्योंकि ये जो बेच रहे हैं ना 56.9%, कौन है वो? या फिर वो एक 5 साल पहले डाला गया, अभी प्रॉफिट बुक करते बाहर जाना चाहता है, वो भी मीडियम टर्म इन्वेस्टर था, मगर उसका वक्त खत्म हो गया, उसको पैसे चाहिए थी फाइनेंस। या फिर वो एक शॉर्ट टर्म है जो कि करेंसी, ऑयल प्राइस, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, ये सबको डाल के एक रिस्क असेसमेंट करता है, उस बेसिस पे बेचता है। हेज फंड्स की बिहेवियर वो बेच रहे हैं, उनका आउटलुक है 3 महीने 6 महीने का, वो सोच रहे हैं कि आज मैं बेचूं, 3 महीने के बाद मैं खरीद रहा हूं वापस। तो ये शॉर्ट टर्म प्लेयर्स का एक्शन है जो यहां पर बेच रहे हैं, मगर लॉन्ग टर्म एफआईएस अभी भी खरीदारी कर रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि एज ए रिटेल निवेशक आपको भी आपका आउटलुक मीडियम टर्म है, तो आपको भी आपकी पोर्टफोलियो जैसे बना था प्री वॉर, उसी बेसिस पे धीरे धीरे खरीदारी करते रहिए, एवरेज आउट करिए, बिकॉज वॉर एक ना एक दिन खत्म होगा, तब आपको ही वेटेड एवरेज कॉस्ट आपका, बिकॉज वापस आपकी पोर्टफोलियो उसी तरह बनेगी जब वॉर खत्म होता है ना। तो वॉर के कारण कोई भी आपको रीअलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो नहीं करना है, क्योंकि कोई भी डिसीजन मेकिंग पैनिक में करते हैं वो गलत निकलता है। करेक्ट, आपको ठंडे दिमाग से सोचना है, शुड नॉट गेट बाय इमोशंस कि अरे ये पेंट सेक्टर में लग रहा है मैं पेंट से अभी निकलूं, और ये लग रहा है, अरे बिगिनिंग ऑफ द वॉर में सेफ सेक्टर कोई सोचा होगा तो बैंकिंग होगा, अभी सबसे गिरावट उधर ही हुई है। तो वॉलेटाइल टाइम ऑफ जियोपॉलिटिक्स में कौन सा सेक्टर को पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। अब सेकंड बात मैं कहूंगा, डीआईएस की बात करें, अरे 100% डीआईएस थोड़ी बाइंग कर रहे हैं, only 58% of DII money has gone to buying, 41% is selling। और वो क्यों? उसका आंसर है सेक्टर रोटेशन।
यस, क्योंकि एफआईएस भी रोटेट कर रहे हैं बट आउट ऑफ इंडिया इनटू डॉलर डेट। पर डीआईएस को चॉइस नहीं है, यहाँ पे बेचा इधर आप रिटर्न करो पैसे को, डिविडेंड देकर म्यूचुअल फंड को रिटर्न करो। इंश्योरेंस कंपनी तो रिटर्न ही नहीं कर सकती है, उनके पास पैसा पड़ा है बट अटक के, तो कोई बेच रहा है तो किसी और को खरीद रहा है। तो इन डीआईएस केस दिस इज सेक्टर रोटेशन, और आपने देख लिया अगर कौन से सेक्टर को वो खरीद रहे थे। तो इन द केस ऑफ डीआई सेक्टर रोटेशन, बट क्या कह रहा हूं उधर भी 40% प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। यस, because they are worried about protecting the NAV in the short term, but also building the NAV in the long term. उनके पास दो चीज होती है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन डिलीवर करना है, मगर शॉर्ट टर्म में एनएवी में वॉलेटिलिटी कम करना है। देयर इज इंडियन फंड मैनेजर की जो भी कुंडली है वैसी ही होती है कि आप फुल्ली लॉन्ग टर्म खाली नहीं सोच सकते। हर रोज आपको आपके सेल्स की भी पूछेगी, सर आपका परफॉर्मेंस क्यों गिर गया, वो दूसरा एमसी का नहीं गिरा, आपका क्यों गिरा। तो उसका एक बैलेंसिंग एक्ट होता है, दैट इज द इंडियन स्टेटस, और वो जाके उसको फॉरेन में निकल सकता है। और कैश ने आज इस महीने तो देखो उन्होंने यूज किया कैश को, 96,000 करोड़ दे हैव इन्वेस्टेड, राइट, नेट। तो मेरा क्या है कि डीआईएस को करने दो सेक्टर रोटेशन, बट एज अ निवेशक आप मत कीजिए, क्योंकि डीआईएस का एक होता है कि जैसे डिफेंस में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं बिकॉज बहुत बढ़ गई थी, राइट, मगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो लॉन्ग टर्म में डिफेंस अच्छा करेगा आपको लगता है तो आज थोड़ा थोड़ा खरीदिए जब करेक्शन हो रहा है। आपकी सोच और एक डोमेस्टिक फंड मैनेजर की सोच में ये फर्क होना चाहिए, बिकॉज उसकी आपको डेली एनएवी थोड़ी मैनेज करना है। आपको एक ऐसे रिटेल निवेशक आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हो ना, तो आज पोर्टफोलियो गिरा कल नहीं गिरा उससे क्या लेना देना। आपको जब पैसे की जरूरत होगी, जब आपको अच्छा पैसा बनना है, राइट, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल, जो भी आपकी टाइम फ्रेम है। तो मेरा मानना है कि एज अ रिटेल निवेशक यहाँ से बहुत आपको लेसन है कि ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल फ्लो का समरी देखे तो इट इज 50-50। नीचे देखिए 50 प्लेयर्स आर बाइंग, हाफ आर सेलिंग। तो पॉइंट इज दैट आपको आपकी लॉन्ग टर्म हिसाब से जैसे लॉन्ग टर्म प्ले हो रहा है इधर वैसे कीजिए, आपके पोर्टफोलियो में धीरे धीरे खरीदा रखिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब जो भी अगर करेक्शन और ज्यादा होने का उतना मेरे पास नहीं है, अनलेस तेल 120-125 पार करता है और रुपया अभी 95 पार कर देता है। ऐसी सिचुएशंस आ जाती है किसी चीज के कारण तो मार्केट में जरूर गिरावट आ सकती है। और वो ट्रम्प क्या करेंगे कल किसको भी नहीं पता, तो वो एक डेंजर है ऑलवेज। वो आज एक मैंने कॉइन किया था एक वर्ड, ट्रम्प अनसर्टेनिटी रिस्क प्रीमियम, वो सबको आज देना पड़ रहा है क्योंकि उसका है देना पड़ेगा। वॉर जल्दी खत्म हो जाएगा, अगले दिन कहता है कि विल फाइट टू द फिनिश, वो एक कहता है उसका पीट हेक्सेथ और एक चीज करता है उसका डिफेंस का सेक्रेटरी। तो इसीलिए एक क्लैरिटी से हम आउटलुक देना आज वेरी वेरी रिस्की है, ये साफ बताना जरूरी है लोगों को। मगर ये सोचिए कि अल्टीमेटली कि ऑल इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स आधे आधे है, आधा बायर्स है आधा सेलर्स है, और जो बायर्स हैं वो लॉन्ग टर्म निवेशक है जो कि करेक्शन का फायदा उठा रहे हैं। तो एज ए रिटेल निवेशक आप भी अपना लॉन्ग टर्म के लिए जो पोर्टफोलियो बनाया है वहां पे ही करेक्शन हुआ है जरूर, तो उसमें सस्ते में मिल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हर दिन थोड़ी थोड़ी खरीदारी जारी रखिए। और अगर आप 5 साल पहले निवेश किया था और आपको अगले 3 महीने 6 महीने में आपके पैसे की जरूरत है, शादी है बेटी की या कुछ, तब आप जरूर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि डोंट टेक द रिस्क कि अगले 3 महीने में और मार्केट बढ़ेगा तो उसके बाद मैं रिडीम करूंगा, नहीं, पैसे की जरूरत है 3 से 6 महीने में तो बेच लीजिए, तो बेझिझक आप बेच के जितना पैसा चाहिए उतना बेच के आप रखिए, राइट। तो वही मेरी सलाह है। या ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हर एक को करना चाहिए, ऑब्वियसली जो और रिटेल स्पेकुलेटर्स और ट्रेडर्स को सर्वेंद्र जी की बात सुननी दीजिए, मैं कोई उसको सलाह नहीं दूंगा। करेक्ट सर। अभी इसमें एक मेरे मन में 2 छोटे सवाल आ रहे हैं। एक तो हमने जो 3 क्वेश्चन रखे थे उसमें 2 का तो एड्रेस आपने कर दिया कि भाई मार्केट किधर जाएगा प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, और पूरा डिटेलिंग इम्पैक्ट क्या वो हमने कर लिया। ये लेकिन एक थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे मन में ये आता है, क्या एफआईआई में ऐसे भी कुछ सयाने लोग होंगे जो ये सोचते होंगे उतना ही बेचना जितना एफआई वाला आराम से खरीदे,
कि एक दिन उनके साथ धोखा हो गया, उन्होंने खूब जोरदार बेचा और DIS ने खरीदा नहीं, तो पता लगा उनका तो 9,500 करोड़ का आया और इधर 3,000 करोड़ की बाइंग आई। क्या ऐसी सोच होती है फाइ में कि आराम आराम से बेचो, ज्यादा बेचोगे तो पता लगा बायर ही नहीं है? क्या ये भी सोचते हैं लोग? नहीं, देखिए, जो बेच रहे हैं ना, मेरे मन में क्लियर है कि वो शॉर्ट टर्म आउटलुक वाले हैं। कोई भी लॉन्ग टर्म आउटलुक वाला FII आज बेच नहीं रहा है, खरीद रहा है। ओके, बिल्कुल, बिकॉज लॉन्ग टर्म FII ने इंडिया का, देखिए इसमें समझिए कि 6 महीने की बात उठाइए, 3 महीने मैंने कहा, 6 उठाइए, वॉर खत्म हो गया, तेल 85 पे सेटल होता है, क्योंकि वॉर के कारण परमानेंट डैमेज थोड़ा हुआ उसका सब तेल थे ना, और रुपी 95 पे सेटल होता है, समझिए, वॉर के बाद जो भी होगी, ये फेड रेट है का उसका भी प्रॉब्लम है, हो गया 95। उसके बाद क्या सोच होगी? क्या इंडिया का GDP ग्रोथ रेट इस वॉर के कारण इस साल यानी FY 26 और FY 27 में गिरेगा? गिरने के बाद भी गारंटी ये है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड होंगे। राइट। तो उसके बाद जो फ्रेश एलोकेशन करना है, क्योंकि अब पैसा कहाँ गया है? डॉलर डेट में गया है, US ट्रेजरी में गया है पैसा, ज्यादातर पैसा उधर ही जाके बैठा है अभी। ओके, तो तब वो वहां से जब US में इन्फ्लेशन का कंट्रोल आते हुए एक रेट कट का टाइम आता है, तब वो पैसा वहां से निकाल कर कहाँ निवेश करें सोचेंगे। शॉर्ट टर्म वाले की बात कर रहा हूं। तब आएंगे ना, तो तब इंडिया में दिखेगा कि 95 में घुस रहा है वो, क्या 95 से 98 जाएगा रुपी, वो सोचेगा। उसको ये 92 to 95 जाने से उसका क्या लेना देना, राइट। और तेल जब 105 110 था, उन्होंने बेचा इंडिया को, अब 85 पे है, राइट। तब वो खरीदेगा, वही शॉर्ट टर्म प्लेयर वापस आके खरीदेगा ना। तो मेरा मानना है कि ये धीरे धीरे बेचने वाली बात ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए वो करता है तो इमीडिएटली करता है, बिकॉज वो इधर वो शॉर्ट कर रहा है टू मेक मनी। तो शॉर्ट करके पैसा कैसा बना सकता है? अनलेस ही बाइज इट बैक। When I do a short, I make money only when I do short covering. Yes, cover. तो जो शॉर्टिंग कर रहे हैं ना, उनको भी खरीदना है ना एक दिन, तभी उसका पैसा बनेगा। I sell at a high price, buy at a low price, then only I make the money. तो मेरा मानना है कि ये DIS का इस मंथ में जो क्यों वो कम बाइंग कर रहे थे ना, उनका एग्जॉशन हो गया। 96,000 करोड़, राइट। अरे टोटल इंडस्ट्री का साइज क्या है यार? 30-35 लाख करोड़ है इक्विटी इंडस्ट्री का। 5% एवरेज कैश बैलेंस रखो तो 2 लाख करोड़ है। करेक्ट। 96,000 करोड़ इसी महीने गया ना उसमें, और महीने 30,000 करोड़ ही आ रहा है। और अभी तो 10 दिन और बाकी है इस महीने के। तो नहीं, I'm saying that इसके बाद देखिए DIS को जो फ्रेश पैसा निवेशक देते हैं, उसी से आगे में खरीदारी होगी। तो अगले महीने I don't know they can put another 95,000 crore into the market. नहीं आएगा। तो इसीलिए डेंजर मार्केट में अभी है कि आज से स्थिति और गंभीर होती है, क्योंकि अब तक जो भी हुआ उसमें DIS ने मैच टू मैच खरीदा है। यस, बट ये स्थिति अगर अगले महीने तक टिक के रही और तेल और भी 120-25 तक गई, तो DIS के पास उतना पैसा नहीं होगा ये खरीदने के लिए भैया। तो मार्केट में भयंकर गिरावट आएगी, बिकॉज ये डोमेस्टिक जो सपोर्ट है, खाली एक व्यक्ति है जो सपोर्ट करता है, वो है LIC, क्योंकि LIC के पास हो सकता है पैसा बहुत। LIC एज एन इंस्टीट्यूशन, you can say that they can keep buying, no problem. But म्यूचुअल फंड्स के पास उतना नहीं होगा ना। So my read, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो ऑप्शन 3 था लास्ट वीक का, वो नहीं आना चाहिए सर, वो नहीं होना चाहिए, वो खतरनाक था। ऑप्शन 3 नहीं होना चाहिए। सेकंड से हम लोग वापस आ जाए तो बेटर रहेगा। नहीं, प्रॉब्लम इसमें क्या है ना कि रशिया यूक्रेन वॉर में भी ऑयल 140 तक गया था ना, तो ये नहीं कह सकते कि वो नामुमकिन है। नहीं, नामुमकिन तो नहीं है सर। नहीं, बिकॉज व्हेन इट वाज ऑयल वाज 65-75, 110 तो देखो लोग आपको पागल खाने में डाल देते ना। यस सर, मैंने और सर्वेंद्र ने अपने शो में ये बोला था, टेक्निकली देख के सर्वेंद्र ने बोला था कि ये 100 तो जाएगा मुझे लग रहा है, और मैंने फंडामेंटली इसको बोला था कि ये अंडर परफॉर्मर करेंसी रही है पिछले एक डेकेड की।
हाँ, इसको जाना ही पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं है। और पॉलिटिकल कम्युनिटी तो अब मुझे नहीं पता था वॉर होगा, बाई हाँ, चांस रीजन वो हो गया, अब वो हाँ, चला गया 100 के ऊपर। हाँ, अभी भी मेरा मुझे लगता है अगर ये 100-110 पे टिका रहा, नीचे नहीं हाँ, आया, हाँ, तो फिर हम ये जो प्राइस देखते हैं फ्यूचर का, ये आराम से 130 जाएगा। सिर्फ एक हफ्ते अगर वॉर और ऐसे ही चला तो ये 130 जा सकता है, क्योंकि अभी भी वहां पे डिस्ट्रॉय बहुत हो रहा है, और सप्लाई जब तक दुरुस्त नहीं होगी तब तक ये प्राइस ऊपर जाएगा। अच्छा, अभी एक बात देखिए, ट्रंप ने कहा कि जो ईरान का स्ट्रैंडेड ऑयल है उस पर हम सैंक्शन हटा रहे हैं, आप उसको बेच दो, सप्लाई ठीक करो। सर वो 2.5 दिन का तेल है सिर्फ, उससे क्या बनेगा बात। नहीं नहीं, और कतार में जो एलपीजी के ऊपर इन्होंने बॉम्ब डाला ना, हाँ ड्रोन अटैक किया ना, उसको लग रहा है कि 2.5 साल लगेंगे उसको रेक्टिफाई करने में। यस, उसने बोला है कि 2.5 से 3 साल तो हमें लगेंगे ठीक करने में। तो इसलिए हाँ, मुझे लगता है कि अगर वार हफ्ते 10 दिन 15 दिन और चला तो 130 इज नॉट अनलाइकली, वो जा सकता बहुत आराम से। फिर हमारी क्रूड बास्केट सर $250 भी हो जाएगी। तो और एक अब चीज है, और एक जी चीज है जो मार्केट को थोड़ी पॉजिटिव में ला सकती है, और इसको हमें होप नहीं करना चाहिए, मगर प्रैक्टिकली हो सकता है कि ये वॉर अगर चली और, तो जो मार्केट्स लाइक ताइवान, कोरिया, जहाँ पे भयंकर रैली हुई थी, राइट, ये मार्जिन कॉल को मीट करने के लिए एफआईएस को उस मार्केट में बिकवाली करनी होगी। तो अगर उनका मार्केट बहुत जैसे इम्पैक्टेड हुआ, तो शायद इंडिया का फ्यूचर आउटलुक, क्योंकि उतना बढ़ा नहीं था, उतना गिरा नहीं था, शायद बेहतर हो सकता है। मगर उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर हमारी मार्केट गिरी और वो मार्केट नहीं गिरी, तो एटलीस्ट हमारी वैल्यूएशन बेहतर होगी फॉर फ्यूचर री एंट्री। तो कम से दोनों कम, तरफा हाँ। है, ये चाकू दोनों तरफा काटती है। तो वेदर यू प्रे फॉर बैंकर करेक्शन इन देयर और नो करेक्शन देयर, ओनली इंडिया करेक्शन, तो अभी तो हम लॉन्ग टर्म एवरेज से कंपेयर करके सस्ते रीजनेबल वैल्यू कह रहे हैं, बट अभी भी हम 50% प्रीमियम में है इमर्जिंग मार्केट के, राइट। आफ्टर द करेक्शन, बिकॉज वहां पे भी करेक्शन हुआ है ना। यस। तो एक एक चीज है, हमारी रिलेटिव वैल्यूएशन को ट्रैक करना है, मगर क्या है कि मिड मंथ में मेरे को डेटा ठीक से नहीं मिल रहा है। तो जब हम शो करेंगे मार्च एंड का, मार्च एंड वाला। हाँ, तब मेरे को एंड ऑफ मंथ में ही ये डेटा सब आता है, रिलेटिव पी रेशियो, तो उसको निकाल के देखेंगे, तो शायद फिर अप्रैल में कैसी रहेगी ना, बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस हम एक कॉल ले सकते हैं कि क्या एफआई की वापसी फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। आज तक वैल्यूएशन अभी हमारे सपोर्ट में नहीं है, खाली हमारे लिए 5 ईयर एवरेज 10 ईयर एवरेज करके हम कह रहे हैं कि ठीक है। और वैल्यूएशन में और एक दिक्कत है कि लोग, मैंने देखा है कई जगह पे, ये डिस्ट्रीब्यूटर के लोग में जो व्हाट्सएप ग्रुप है, कह रहे कि अरे फॉरवर्ड पी गिर गया, मगर वो बहुत गलत सोच है, क्योंकि ये फॉरवर्ड पी में वो पुराने जो ईपीएस ग्रोथ था उसको लेकर फॉरवर्ड पी गिर गया। बोल, अरे वॉर का इम्पैक्ट आएगा ना अर्निंग्स के ऊपर। यस यस। हाँ, वो नहीं देख रहे, बिकॉज किसी का अभी वो एक क्लैरिटी नहीं आया ना कि इस कंपनी का ऑयल के कारण अभी ईपीएस कितना गिरेगा। वो आने के बाद ही आपको एक कंसेंसस एस्टिमेट बनेगा ना 1 ईयर फॉरवर्ड पी का। तो आज एक बहुत बड़ी गलतफहमी चल रही है मार्केट में कि फॉरवर्ड पी में हम बहुत सस्ते हैं, 17 के नीचे हैं। अरे वो पुरानी आप 14% की ईपीएस ग्रोथ को लेकर जो उसको कह रहे हैं यार, बिल्कुल नहीं होगा वो। अब क्या होगा वो पता नहीं, बिकॉज इसको असेस करने में टाइम लगता है। तो अभी कोई फॉरवर्ड पी से कोई भी कैन नॉट टेक अ कॉल बेस्ड ऑन फॉरवर्ड पी, बट बहुत से ऐसे मार्केट में लोग लिख रहे हैं ऐसे, लिख रहे हैं, हाँ। तो ये बहुत डेंजर है, लोगों को सावधान रहना चाहिए कि ये सब पी रेशियो का लॉन्ग टर्म एवरेज से सस्ता हुआ है, बट एफआई के लिए हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज से उसको कुछ लेना देना नहीं, उसको रिलेटिव प्रीमियम से लेना देना है। और हमारे लिए भी हमें फॉरवर्ड पी का क्या होगा, ये क्लैरिटी आने के बाद ही आप एक कॉल ले सकते हो वैल्यूएशंस के बारे में। अच्छा सर, हम लोगों ने इतना डिस्कस किया कि एफआई क्या बेच रहा है, डीआई क्या बेच रहा है, क्या खरीद रहे हैं। कोई एक सेक्टर आइडेंटिफाई करना हो जहां पे वो ग्रेजुअल बाइंग करें, तो वो बैंकिंग फाइनेंशियल होगा, आईटी होगा, कैपिटल गुड्स होगा, हेल्थ केयर होगा, कोई एक सेक्टर जो आपको ऐसा लगता है कि अब वो राइट टाइम है जहां पे आपको ग्रेजुअल बाइंग करनी चाहिए। आप टाइम फ्रेम ऑफ आउटलुक बताइए ना। 2 साल 3 साल। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स, क्योंकि इसलिए एफआईएस भी देखा ना, खरीदारी उधर ही कर रहे हैं। उधर ही कर रहे हैं। यस।
क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑफ इंडिया इज ओके, और कैपिटल गुड्स के अंदर ये ऑयल प्राइस का राइज, ये सब उनके लिए तो क्या फर्क पड़ता है सर? खाड़ी में जो इतना युद्ध हुआ उनको तो और फायदा होगा, वो तो और फायदा वहाँ होगा, काम बात करने अलग है, जाएंगे। जब नहीं करना, मगर लॉन्ग टर्म इंडिया का जो है कैपिटल गुड स्टोरी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी है ना, राइट, वो आगे चलेगा। तो उसपे एक जो भी आज करेक्शन हो रहा है वो एक सेंटिमेंटल करेक्शन हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट इम्पैक्ट उतना नहीं है उसमें, थोड़ा बहुत इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स क्योंकि वीकनिंग ऑफ रुपी है, बट वो सब क्या है कि प्रोजेक्ट में कैपिटलाइज हो जाता है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो गुड्स का जो भी प्राइस है वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है एज अ प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो लॉन्ग टर्म में मैं कहूंगा कि वो है। और सेकंड, थोड़ा आज कॉन्ट्रा लगेगा, मगर बीएफएसआई में जो करेक्शन हुआ है, इज फॉर मी इट इज नॉट अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द ऑयल प्राइस, राइट? So also the correction which has happened because of HDFC Bank can't in other banks is not justified according to me. तो थोड़ा बहुत एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरे को बैंकिंग में, और वो भी एक प्योरली डोमेस्टिक रिलेटेड सेक्टर है, तो मैं कैपिटल गुड्स और बैंकिंग को समझूंगा कि एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, और एक 2 years का मिनिमम टाइम फ्रेम रखेंगे तो बट स्टैगर्ड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि एफआईआई कहाँ बेच रहे हैं, डीआई कहाँ खरीद रहे हैं, डीआई कहाँ बेच रहे हैं, एफआईआई कहाँ खरीद रहे हैं, ये सारा कुछ विद डेटा प्रूफ के साथ आपने देखा। क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर वॉर कंडीशनल है, हुआ 4 रात, तो क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब हमने बहुत विस्तार से डिस्कस किया। और 2 प्रॉफिट के लिए सेक्टर भी आपको बताएं जहाँ पे स्टैगर्ड वे में आप पैसे डाल सकते हैं। तो होपफुली ये शो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके डिसीजन मेकिंग में। सुनील सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही मजेदार चर्चा थी, बहुत मजा आया। और बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि मुझसे ही पूछते थे मॉर्निंग लाइव शो में, एफआई कहाँ खरीद रहा है, कहाँ बेच रहा है। अरे भाई, हमने कहा रुक जाओ, डेटा आने दो पहले, ऐसे कैसे मैं बता दूं कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो उस सवाल का जवाब भी आज लोगों को मिल गया है। होपफुली अगले हफ्ते हम लोग करें तो वॉर बंद हो जाना चाहिए, मेरी ऐसी इच्छा है। लेकिन मेरी इच्छा से काम चलता नहीं है, ट्रम्प की इच्छा से चलता है। लेट्स सी क्या होता है। आपकी इच्छा से चलता है, बट ट्रम्प को ही पता नहीं उसको क्या चाहिए। ट्रम्प को भी नहीं पता उसकी इच्छा क्या है। वो सुबह सुबह उठता है तो एक भयानक ट्वीट करता है ट्रुथ सोशल पे। मतलब और सबको गाली देता है, ब्रिटेन को गाली देता है, इटली को गाली देता है, नेटो को गाली देता है, सबको गाली देता है। वो क्या, नेटो को कावड़ अवड़ बोल के लिखा उसने ट्वीट। और वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट मेरा प्रॉब्लम नहीं, आपका प्रॉब्लम है, आपको चाहिए तो कुछ कर लो, वैसे भी लिखता है। तो सही ना, बहुत ही डिफिकल्ट आदमी है, उसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। वो एकदम मार्केट की तरह हो गया कि मतलब उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कब किधर क्या हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। और हम लोग नेक्स्ट वीक फिर देखेंगे क्या क्या नई चीजें निकल के आती है, उसके आधार पर फिर एक नया शो बनेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये शो आपको सुनील सर के चैनल पे भी दिखेगा। आराम से देखिए, समझिए और अपने डिसीजन को और अच्छा बनाइए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।